मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स को कंपाइल किया था। एक छोटी सी चीज बची थी बस, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें हमारे एनसीईआरटी में केवल मेटल कार्बोनिल्स के बारे में दिया है और थोड़े से एप्लीकेशंस एंड यूजेस उन्हें पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही पार्ट है। OMC, OMG, ओ माई गॉड नहीं, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मेटेलिक का मतलब मेटल होगी, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक से कुछ रिलेटेड होता होगा। तो ऑर्गेनिक का जो सबसे फंडामेंटल बेसिक एलिमेंट था वो था कार्बन। तो जब ऑर्गेनोमेटेलिक की डेफिनेशन की बात आती है तो हम ऐसे ही बोल देते हैं बस कि दोज कंपाउंड्स in which a metal is directly bonded, डायरेक्ट जुड़ी होनी चाहिए बेटा, डायरेक्टली बॉन्डेड with carbon by sigma or pi or both the bonds। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है बेटा कि जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसमें एक मेटल होगी और ये कार्बन होगा, और इस कार्बन और इसके बीच का बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है या इसके बीच का बॉन्ड और पाई भी हो सकता है। यानी सिग्मा बॉन्ड से भी जुड़ सकती है, पाई बॉन्ड से भी जुड़ सकती है, और कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि सिग्मा और पाई दोनों ही बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि उसने आपको लिख के दे दिया HCl। क्या लिख के दे दिया? HCl। गलती से लिख दिया, सॉरी, HCl लिख के दे दिया NaCl। तो ये बताइए क्या ये मेटल है? जी सर। क्या ये कार्बन से जुड़ी है? जी सर। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक होगा? नहीं सर। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा Na पर प्लस है, Cn पर माइनस है, और यह सोडियम और कार्बन के बीच कोई सिग्मा या पाई बॉन्ड नहीं है, बल्कि कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। इसीलिए ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होता है बेटा, यदि इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता तो शायद इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक की सीरीज में ले आते, पर यहाँ पर आयनिक बॉन्ड था, इसीलिए इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में नहीं लाते। इनकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। चलिए, तो कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? जो हमने लिखा है यदि हम इसके बिहाफ पर देखें तो हमने बोला है कि वो सिग्मा बॉन्डेड हो सकते हैं, पाई बॉन्डेड हो सकते हैं, या दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड भी हो सकते हैं। तो इसी बिहाफ पर हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आते हैं उन्हें बोला जाता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहले नंबर पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले बनाती कौन सी मेटल्स है? तो कहते हैं मेनली या जनरली, formed by नॉन ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एंड, या जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मल मेटल्स लाइक, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख भाई, नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का जहां तक सवाल है तो सभी को पता होगा। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते थे? जिसमें जिंक होता था, कैडमियम होता था, मरकरी होता था, ये सब नॉन ट्रांजिशंस में आते हैं। और नॉर्मल मेटल कौन होते हैं? नॉर्मल मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, ये एक नॉर्मल मेटल है, ठीक, जैसे लिथियम है, ये एक नॉर्मल मेटल है, मैग्नीशियम है, ये एक नॉर्मल मेटल है। ये नॉर्मल मेटल्स कहलाते हैं। तो इसमें होगा क्या, कोई भी मेटल जो आपके सामने लिखी है ये डायरेक्टली बॉन्डेड होगी किससे? कार्बन से। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं R यानी एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन, और इसको मैंने किससे जोड़ दिया? मैग्नीशियम से डायरेक्टली, तो RMgX
एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कैसा कंपाउंड है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक, क्योंकि इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिग्मा। इसी तरीके से बेटा जैसे आपने इसको बोला है, इसी तरीके से यदि मैं कहूं RLI एल्कलाई लिथियम या एल्काइल लिथियम, ये कैसा कंपाउंड है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक। यदि मैं कहूं C2H5 का होल 4 PB टेट्रा एथिल लेड कैसा कंपाउंड है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यदि मैं कहूं कि मेरे पास C2H5 का होल थ्राइस एल ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बेटा। इनके बना लीजिए, जैसे उसने बोला R2Zn, जिसे आप फ्रैंकलिन रिएजेंट भी कहते हैं, डाई एल्किल जिंक, जैसे डाई एल्किल कैडमियम R2CD। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये कैसे कंपाउंड्स है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें जो मेटल्स हैं और जो कार्बन हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो कौन से बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो इन्हें बोला जाता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हालांकि हमें इनके बारे में पढ़ना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनके बारे में कुछ खास बताने को तैयार नहीं। आइए दूसरे पर आ जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं और इन्हें कौन बनाता है, जरा ये सीख लीजिए। कहते हैं ये फॉर्म किए जाते हैं मेनली फॉर्म्ड किसके द्वारा? ट्रांजिशन मेटल्स। इन्हें बेटा ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? विद पाई इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ। देखिए जरा कैसे बनाते हैं बेटा ये। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से कि हमारे पास सपोज करिए थोड़ी सी देर के लिए ये एक कंपाउंड, उम्मीद है इसे सब लोग पहचानते होंगे। इट इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। ऐसे होता है ना, लग रहा है यहां से और काट दूं तो ब्रेड बन जाएगी। ठीक, क्या ये एरोमेटिक है? यस सर, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यदि ये एरोमेटिक है तो क्या इस पूरे को मैं ऐसे करके दिखा सकता हूं रेजोनेंस इन्वॉल्व कराते हुए? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसी तरह से एक और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ले लिया मैंने, ले लिया बेटा सेम, और इन दोनों के बीच में यहां मैंने रख दिया है Fe+। अब जरा आप मुझे ये बताइए, क्या यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्या यहाँ पर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। तो ये जो Fe+2 है ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, और ये कंबाइंड होके ये जुड़ के क्या बनाएंगे? जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बनाएंगे Fe+2 है, -1 न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ एक नोटेशन लिखते हैं ऐसे e⁵ C5H5 का होल ट्वाइस, तो बंद कर दीजिए एस कॉम्प्लेक्स को बंद। अब सवाल है सर ये आपने e⁵ क्या बवाल लिख दिया है? व्हाट इज दैट e⁵? तो याद रखिए e⁵ का मतलब होता है इट इज सिंपली नंबर ऑफ कार्बन्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स। वो कार्बन जिनके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन पांचों कार्बन के पास है, देखो गोल गोल घूम रहा है बेटा, सभी के पास है। तो यहाँ पे e⁵ कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को एक नाम और दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड, देखो एक ब्रेड का टुकड़ा ये, एक ब्रेड का टुकड़ा ये, बीच में पालक यानी आयरन रिच चीज भर दी तो सैंडविच टाइप बन गया। तो इसे हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि कैसे कंपाउंड है ये? सैंडविच लाइक कॉम्प्लेक्स। सैंडविच कॉम्प्लेक्स या सैंडविच लाइक कॉम्प्लेक्स भी या कंपाउंड से बोल दिया जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से यदि मैं अगले एग्जांपल नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम होता है बेटा फेरोस। क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड फेरो।
बिल्कुल इसी तरह से दो बेंजीन ले लो, ठीक है, उसको क्रोमियम के साथ जोड़ दो, ये रहा क्रोमियम। और बेंजीन कैसे लिखेंगे, ईटा की पावर 6 बेंजीन यानी C6H6 का होल ट्वाइस। ये भी सैंडविच जैसा कंपाउंड बेटा, है ना। तो आपने दो बेंजीन क्रोमियम के साथ जोड़ दी है। ये भी कैसा कंपाउंड है, पाई बॉन्डेड, क्योंकि बेंजीन कैसा है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ बेटा, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, काफी फेमस सा, नाम शायद आपने सुना होगा, इसे कहते हैं जीस साल्ट। क्या बोलते हैं, जीस, कई जगह एल लिखा होता है, जीस साल्ट। एल साइलेंट है, लिखे ना लिखे कोई खास फर्क पड़ना नहीं, बट जीस साल्ट ये कंपाउंड है प्लेटिनम का, ऐसे करके, और इसमें एक एथिलीन जुड़ी है C2H4, केवल एक। लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है जीस साल्ट, कुछ समझ में आया है। अब ईटा की पावर 2 का मतलब क्या है बेटा, कि दो कार्बन्स पर पाई बॉन्ड है। यदि मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चरल वे में बना के दिखाऊं तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा। यदि मैं स्ट्रक्चरल वे में इसको दिखाऊं तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा कि ये तो हो गया है K पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया है प्लेटिनम, और एक Cl, दो Cl, तीन Cl, और चौथे नंबर पे पता है कौन है, ये H C डबल बॉन्ड C H, और इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के जोड़ रहा है। तो ऐसे करके बना हुआ है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी किस हाइब्रिडाइजेशन का, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का, इसी का नाम है जीस साल्ट। तो ये कैसे कंपाउंड है बेटा, पाई बॉन्डेड हैं। मैं कहूंगा कि सिलेबस में नहीं दिए, एनसीईआरटी में नहीं दिए, पर इन्हें आप जरूर पढ़िए क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कोर्स में नजर नहीं आते पर एग्जाम में अक्सर नजर आते हैं इनके क्वेश्चन, तो इन्हें आपको पढ़ना है जो पाई बॉन्डेड हैं, ठीक। तो ये थे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, हमने बहुत स्ट्रेस इसीलिए नहीं दी। सबसे लास्ट में आते हैं जिन्हें कहते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा, पर सिग्मा के ही साथ साथ दे मस्ट कंटेन्स पाई बॉन्ड आल्सो, यानी सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी इसमें होना चाहिए। यदि ये दोनों बॉन्ड साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और हमारे सिलेबस में जो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं बेटा, उनका नाम होता है मेटल कार्बोनिल्स। अब सवाल है इन्हें सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं कि मेटल कार्बोनिल्स होते क्या है। सबसे पहले नंबर पर व्हाट आर द मेटल कार्बोनिल्स, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो मेटल कार्बोनिल्स क्या है, हमेशा याद रखिए, दीज आर द होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक भूले नहीं होंगे, होमोलेप्टिक यानी जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोनिल यानी CO विद किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट इन देयर लो और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होती हैं अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। यदि मैं इसको जनरली लिख के दिखाऊं तो ये आपकी ट्रांजिशन मेटल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये CO है, और होल X ये आपका एक न्यूट्रल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ आप X की वैल्यू बना के ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, जैसे मैंने Ni ले लिया, CO का होल 4 ये कॉम्प्लेक्स, ये आपने आयरन ले लिया है Fe, CO का होल 5 ऐसे करके, ये आपने क्रोमियम ले लिया है Cr, CO का होल 6। क्या ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, जी हाँ ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। यदि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी बेटा, EsP3 होता है।
इसे बना के देखेंगे तो ये DsP3 या sp3d होता है। इसे बना के देखोगे तो ये sp3d2 या d2sp3 होता है। ये आपके कॉम्प्लेक्स है। यानी यदि मैं बोलूं कि कैसे कॉम्प्लेक्स है तो आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ये कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। आइए मैं इनको ड्रॉ करके देखना चाहता हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और कुछ चीजें सीखूंगा। चलिए इनको जरा ड्रॉ कर लिया जाए वन बाय वन, एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं किससे? NiCO का होल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो टेट्राहेड्रल शेप होगा बेटा। लीजिए बनाना बड़ा आसान है, ऐसे करके बना दिया और 4 क्या लगा दिए? CO पहला, CO दूसरा, CO तीसरा और CO चौथा। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स तो नजर ही नहीं आ रहे। अभी नजर आएंगे, अभी बॉन्डिंग दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ले लो। दूसरा आपने क्या बोला था बेटा? FeCO का होल 5। लीजिए पहला CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO और पांचवा CO। तो ये किस शेप में है? ये टेट्राहेड्रल शेप में। ऐसा कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बोल भाई समझ में आया? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ध्यान से देखिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स है बेटा। इसी तरह से क्रोमियम का बना के देखिए। ये रहा क्रोमियम। sp3d2 या d2sp3 का शेप उम्मीद है पता होगा, ऑक्टाहेड्रल होता है बेटा। तो ऐसे करके पहले हम एक स्क्वायर बना देते हैं और एक CO इधर, एक CO इधर। कैसा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ समझ में आया? तो ये है आपके मेटल कार्बोनिल्स अपने स्ट्रक्चर्स के साथ। इनके बढ़िया एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऐसे करके हम बना देते हैं मेटल कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। वो क्या कह रहा है कि जो आपने जनरल फार्मूला लिखा था, क्या जनरल फार्मूला था बेटा? MCO का होल। कह रहा है इफ, यदि इसमें x की वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाए तो जो सेंट्रल मेटल होता है यानी M, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। यानी आपके मोर देन 1 सेंट्रल मेटल होंगे तो इन्हें बोला जाता है पॉली न्यूक्लियर। इन्हें बोला जाता है पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। पॉलीन्यूक्लियर का सिंपल सा मतलब होता है बेटा ऐसे कार्बोनिल्स जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स बोल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें इसके कुछ एग्जांपल्स चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं CO2, CO का होल 8 पहला कॉम्प्लेक्स। आप लिख सकते हैं Mn2, CO का होल 10 दूसरा कॉम्प्लेक्स। आप लिख सकते हैं Fe2, CO का होल 9 तीसरा कॉम्प्लेक्स। सर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं बेटा। Fe3, CO का होल 12। ये कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। अब यदि मैं इन पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स के स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे बनते हैं जैसे मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए कैसे बनाना। ये रहा पहला मैग्नीज, ये रहा दूसरा मैग्नीज, यानी इसमें मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में बॉन्ड, और टोटल 10 हैं तो हर मैग्नीज से कितने जुड़े होंगे बेटा? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 इससे जुड़े। बिल्कुल इसी तरह से 5 इससे जुड़े होंगे। कैसे? CO, 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 CO एंड CO। लीजिए इसका स्ट्रक्चर है Mn2CO का होल 10। एनसीईआरटी पे सब बने। ठीक इसी तरह से मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसके साथ थोड़ी दिक्कतें हैं भाई। हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं बेटा किसका? CO2, CO का होल। एक्चुअली पुरानी एनसीईआरटी इसका जो स्ट्रक्चर बनाती थी कुछ ऐसे बनाती थी। देखिएगा CO और CO कोबाल्ट के भी बॉन्ड होते थे और 4 सबसे जुड़ जाते थे। ठीक है, इससे भी 4 जुड़ेंगे। कैसे 4 जुड़ेंगे? पहला कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल,
तीसरा कार्बोनिल, चौथा कार्बोनिल। इससे भी इसी तरीके से कितने जुड़ जाएंगे, 4 जुड़ जाएंगे। जोड़ दीजिए, पहला कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा कार्बोनिल, चौथा कार्बोनिल। ये तो पहला स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया गया, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कराते हैं। और इन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो कोबाल्ट और कोबाल्ट है, इनके बीच में कार्बोनिल ऐसे करके ब्रिज लिगेंड का काम भी करते हैं। और फिर बचे 3, उन्हें लगा दीजिए ऐसे करके, ऐसे। याद रखिएगा सी से जुड़ा भी है ऐसे। तो ज्यादा सही तो ये होता है। इससे क्यों सही होता है ये ऐसे भी पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, ड्यू टू स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग क्या है, थोड़ी देर में उस बॉन्डिंग से भी मिलाता हूँ। तो दोनों स्ट्रक्चर का उन्होंने एक रिजल्टेंट बना दिया। वो कहते हैं जब इन दोनों का एक रिजल्टेंट बना के देखें तो कुछ ऐसा रिजल्टेंट नजर आएगा आपको। देखिए सी और CO के बीच ये भी बॉन्ड बना देते हैं और ये ब्रिज वाले भी लगा देते हैं ऐसे कर। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, इधर बना दो, 1 2, यहाँ सी छोटा, सॉरी सी बड़ा, O छोटा, ये कोबाल्ट है, बाकी कार्बोनिल। तो ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर्स आपकी किताबों में दिए जाते हैं। तो याद रखिए ये स्ट्रक्चर ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर सही होते हैं CO2 CO का हो रेट, ठीक। लेकिन हाँ अपन इसे ज्यादा एडवाइजेबल मानते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा इसे मानते हैं, ये एडवाइजेबल है और ये सबसे कम एडवाइजेबल। क्लियर? तो ये है मेटल कार्बोनिल्स, इन्हीं को बोलते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। यानी अभी तक हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़े, यदि हम उन ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात करें तो हमने बेटा 3 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अभी तक बात की है। शुरुआत की थी हमने यहाँ से, those compounds in which a metal is directly bonded with carbon by sigma bond और pi bond या दोनों से जुड़ा हो, उन्हें कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स। आगे आइए, सबसे पहले सिग्मा बॉन्डेड, ये कौन बनाता है, ये नॉर्मल मेटल्स या नॉन ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ, आपके सामने बने हुए बेटा। दूसरे नंबर पर थे पाई बॉन्डेड, ये कौन बनाता है, ये ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आयंस के साथ। जैसे आपने सैंडविच जैसा कंपाउंड फेरोसिन बनाया, वी साल्ट बनाया, ये कहलाते थे पाई बॉन्डेड, क्योंकि इसमें जो मेटल है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बॉन्डेड होती थी डायरेक्टली, इसलिए इन्हें पाई बॉन्डेड कहते थे। तीसरे नंबर पर हम आए थे, इन्हें हमने नाम दिया था सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक। इसमें कार्बन और मेटल के बीच सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते थे और हमने एग्जांपल्स उठाए थे ये, जिन्हें मेटल कार्बोनिल्स कहा था, और कहा था ये होमोलेप्टिक होते हैं, यानी एक ही टाइप का लिगेंड्स होता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। और इनमें ट्रांजिशन मेटल को ध्यान से देखिए तो सभी केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स है वो कितनी है, 0। किसी में भी देखिए सब Ni की 0 है, Fe की 0 है, क्रोमियम की 0। क्लियर है? तो ये आपके पास थे। और फिर मैंने कहा था कि गलती से X की वैल्यू कहीं 6 से ज्यादा हो जाए तो सेंट्रल मेटल की नंबर्स भी 1 से ज्यादा हो जाता है और हमें पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मिल जाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बनाए। क्लियर? हमें जिनके बारे में पढ़ना था वो है ये, जिन्हें हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ थोड़ी सी इन्हीं मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग। तो चलिए हम हेडिंग ले रहे हैं बेटा अपनी अगली, क्या हेडिंग है, इट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। इसे थोड़ा सा ध्यान से सीखो। चलिए इसे मैं सिखाऊं उससे पहले आइए एक बड़ी छोटी सी चीज सिखाता। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल, और इसी को हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर, और इसी को हम बोलते हैं पाई एसिड।
सबसे पहले ये नॉन क्लासिकल पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स कौन है भाई? तो कहते हैं ये वो लिगेंड्स होते हैं, देखिएगा जनरली लिगेंड का काम क्या है, आपने क्या सीखा है, लिगेंड क्या करते हैं? लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं बेटा जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल मेटल को देते हैं, पर सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन्स वापस रिसीव भी कर लेते हैं, यानी लेन देन चलता रहता है, और इसी लेन देन का नाम होता है सिनर्जिक इफेक्ट। क्यों सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं? बचपन में एक सिनर्जिक शूज आते थे जिनके बीच में जगह बनी होती थी, ऐसे दबा दो तो एयर पास हो जाती थी, छोड़ दो तो खुल जाती थी, तो मिलते थे अलग हो जाते थे, मिलते थे, तो जो बॉन्डिंग होती है दो के बीच में, जब वो दो मिलते हैं तो उसका इफेक्ट कहलाता है सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सिनर्जिक इफेक्ट। यहाँ पे कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। क्या है ये सिनर्जिक इफेक्ट, अभी थोड़ी देर में इससे मिलाता हूँ। तो सबसे पहले नॉन क्लासिकल और पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लिगेंड्स क्या है और इन्हें ऐसा क्यों बोला जाता है? तो सुनिएगा, ये वो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स which can donate electron pair to the central metal। ये सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं एंड आल्सो एक्सेप्ट और टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल से फिर इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेते हैं, इन्हें बोला जाता है पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड क्यों कहा गया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लिख दो, फिर समझाता हूँ कि ऐसे क्यों बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर CO कार्बोनिल, CN- साइनाइड, नाइट्रोसोनियम, PR3 या PF3 एक्सेट्रा। ये जो लिगेंड्स हो, इसमें भी हमें जिसके बारे में पढ़ना है मेनली वो कौन सा है? C। बाकी है तो बहुत सारे, पर हमें मेनली किसके बारे में पढ़ना है बेटा? CO के बारे में। तो ये सारे के सारे पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स कहलाते हैं। सवाल है कि सर हम इन्हें पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड्स कहते क्यों हैं? तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाना चाहूंगा किसी एक चीज। मान लीजिए हम किसके साथ पढ़ना चाहते हैं? कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन इस कार्बोनिल के साथ। बताइए क्या कार्बोनिल पे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है? यस सर। यदि मैं इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉन भरूं तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे? ध्यान से देखिएगा, पहले जाएंगे सिग्मा 1s2 में, फिर जाएंगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर जाएंगे सिग्मा 2s2 में, फिर जाएंगे सिग्मा स्टार 2s2। याद है ना, 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन भरते इस समय सिग्मा के बाद कौन आ जाएगा यहाँ पे बेटा? पाई, 2px पाई 2py, दो इसमें और दो इसमें, फिर कौन आ जाएगा? सिग्मा 2pz, दो इसमें। कितने हो गए बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। इसके बाद आएगा कौन? इसके बाद आएगा बेटा पाई स्टार। याद है ना, पाई स्टार सब आप पे बना हुआ है 2px, फिर कौन आएगा? पाई स्टार 2p, फिर सिग्मा स्टार आ जाएगा। कुछ ध्यान है आपको? अब इसमें ध्यान से देखिए, ये है वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, खाली पड़े हुए बेटा इसके पास, ये 2 वाले ही हैं, और ये इसके पास है भरा हुआ। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो CO है इसमें खास बात क्या है, जरा इसकी बॉन्डिंग पे भी एक नजर डाल लेते हैं हल्की फुल्की। ऐसे ऐसी बनता है ना स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बन पर भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर भी एक लोन पेयर, और यही कार्बन लोन पेयर है, ये वाला जो नजर आ रहा है, इसी को देगा ये। जब देगा तो इसी को तो देगा, सही है ना, बाहर से निकालोगे सबसे, और जब लेगा तो इसमें लेगा। तो होगा क्या, जरा देखिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से, कि जैसे ही इस CO ग्रुप को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, जैसे ही इस CO ग्रुप को आप किसी सेंट्रल मेटल या मेटल से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है, ये आपके पास कोई मेटल, ये CO आता है
कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नो डाउट, ठीक। और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट कर रहा है, क्लियर, इसे डोनेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसे डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आता है। हाइब्रिडाइज में क्यों आएगा? बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कॉम्प्लेक्स में तो नंबर ऑफ लिगेंड या कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही तो बोलते हैं। इसका मतलब जितने लिगेंड जुड़ते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन होता है, वही हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है। तो लिगेंड अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो हमेशा किसमें देता है? इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देता है। तो यहाँ पे इसका एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहा होगा ऐसे, क्लियर। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, ठीक। लेकिन इसके अलावा इस कार्बन को देखिएगा ध्यान से, सीओ को, तो यहाँ पे ये वाले पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली पड़े। बोल भाई, पड़े कि नहीं पड़े? अब क्या होगा, मैं इसके पाई एंटी बॉन्डिंग वाले बना देता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये एक है, सही है। अब इस मेटल के पास भी तो अपने कुछ ऑर्बिटल्स होंगे भैया, जिन्हें हम डी ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऐसे करके। और इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, ये फील्ड भी होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो मेटल होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देना शुरू कर देगा। अब ये बताइए जब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, तो आपको ऐसे नजर आ रहा होगा साइड वाइज ओवरलैप है। पर साइड वाइज मत देखिए, ये देखिए कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन किसमें दिए, इसमें दिए बेटा पाई स्टार एंटी बॉन्ड। और यदि पाई स्टार में दिए हैं तो पाई स्टार से जो बॉन्ड्स बनते होंगे वो पाई बॉन्ड्स बनते होंगे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बना है, यहाँ जो बना है वो पाई बना है। आप मुझे केवल एक छोटी सी बात बताइए कि सीओ ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सीओ ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो इधर से लिए हैं, तो जो लिए हैं वो किस बॉन्ड से लिए हैं? इस वाले पाई बॉन्ड से, यानी इसे बोलेंगे पाई एक्सेप्टर। जो एक्सेप्ट कर रहा है सीओ इलेक्ट्रॉन वो किससे कर रहा है? पाई बॉन्ड से। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, मांगता है, ला, इसे कहते हैं लुईस एसिड, इसीलिए इसको बोलता है पाई एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता तो है, लुईस एसिड तो है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन लेता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स लेता है, अपने पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड। उम्मीद है बात आपको समझ में आई। अब अपन इसे जरा ठीक से बना देते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, काम चला। अब हम इसे जरा ठीक से बना देते हैं। यानी ये बॉन्डिंग कुछ इस टाइप की रही होगी, देखिए फिर से बना रहा हूँ। ये बॉन्डिंग कुछ इस टाइप की रही होगी कि ये हमारा मेटल रहा होगा और इसे कोऑर्डिनेट किया होगा इसने अपना इलेक्ट्रॉन पे। और ये जो बॉन्ड बना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, साथ नजर आ रहा है ना, ये कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जरा उसकी भी बात कर लीजिए कि इस कार्बन पर ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद है। और ये जो मेटल है बेटा इसके पास भी ऐसे ही ऑर्बिटल्स रहे होंगे। और ये कैसे ऑर्बिटल? इसके फील्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भरे हुए। और जरा सोचिए ये है कौन सी? ये वही जिसे हम dxy या dyz या dzx कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, बीच में गैप है, तो इसी को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। यानी जो CO है, कौन है बेटा? CO, यहाँ पे लिखता हूँ, कौन है ये? CO। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है फ्रॉम, किससे? सिग्मा से। और यही CO इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट्स इन पाई एंटी बॉन्डिंग, इसीलिए इसका नाम है पाई एक्सेप्टर। क्या नाम है? पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड, एसिड। और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इसी बॉन्ड को बोलते हैं कौन सी बॉन्डिंग? सिनर्जी, सिनर्जी बॉन्ड। अब बताइएगा, थोड़ी छोटी सी बातें हैं, सोच के बताइएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, ऊपर चलते हैं। बताइए, कार्बन खुद एक बेचारा गरीब एलिमेंट है। क्यों गरीब है? ऑक्सीजन से इसने खुद ही इलेक्ट्रॉन लेके अपना काम चला रखा था।
ध्यान से देखिए, ठीक, और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे रहा है, और देने के बाद उधर से मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को बुरा लगेगा ना कि मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिया और तुमने पड़ोसन मेटल को दे दिया और उससे मांग रहे हो, तो ये वाला ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा। यदि नाराज हो जाएगा तो ये अपना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस लेना चाहेगा, और वापस लेना चाहेगा तो इस वाले बॉन्ड को कैसा कर देगा, वीक या कमजोर कर देगा, या कहूंगे कम कर देगा, या ऐसे सोचिए। हम जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे कार्बन में, वो किसमें डालेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन यदि एंटी बॉन्डिंग में बढ़े CO की, तो उसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था, पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब वो 3 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये बताइए सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी कब, जब मेटल इसे इलेक्ट्रॉन देगा। मेटल इसे इलेक्ट्रॉन देगा कब, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो हम कहते हैं कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये कब ज्यादा होगी, जब सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंट्रल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट बढ़ेगा। और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, मेटल इसे इलेक्ट्रॉन देगी, तो सेंट्रल मेटल यानी मेटल और कार्बन बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इधर का बॉन्ड CO बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी बेटा, ये वीक होने लगेगी। यानी ये इस सिनर्जिक बॉन्डिंग का सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जब ये इफेक्ट देखने को मिलेगा तो आइए मैं इस इफेक्ट को थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इफेक्ट क्या है। तो व्हाट इज द इफेक्ट, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट है, ये किसे अफेक्ट कर रहा है, दो बॉन्ड्स। कौन कौन सी, एक मेटल कार्बन बॉन्ड पहला, और दूसरा कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इन्हें अफेक्ट करता है। अब देखिए बेटा कैसे अफेक्ट करता है, चलिए एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल और कार्बन का बॉन्ड, तो बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, पहले सिंगल था पाई बन के डबल हो रहा है। पहली चीज, यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो पास आ रहे होंगे तो बॉन्ड लेंथ घट रही होगी, पास आ रहे होंगे अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी। पर CO बॉन्ड में जस्ट इसका रिवर्स हो रहा होगा। इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाह रही होगी, और बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही होगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रेंथ घटेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो कहीं ना कहीं बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी स्लाइटली। यानी ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी और ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी घटेंगी। क्या बात समझ में आई बेटा, ये थोड़ी थोड़ी घटेगी। जिसे समझने के लिए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश कह रहा है, इन जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वो 1.128 एंगस्ट्रॉम, समझ। लेकिन यदि मैं कहूं कि इन MCO का होल एक्स, इसमें इस बॉन्ड लेंथ को देखा जाए तो अब ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो ये बॉन्ड लेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा, 1.128 एंगस्ट्रॉम से थोड़ी सी ज्यादा। पता चला कितनी हो गई, 1.15, 1.2, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 1.12 लिखा है। इससे स्लाइटली ज्यादा हो जाएगी। यानी CO में बॉन्ड लेंथ
कम है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्या बात समझ में आई है? व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग? सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? क्लियर है बेटा? तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के इफेक्ट। आइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पर भी एक नजर डाल दीजिए। क्वेश्चन को आपसे बेटा ऐसे पूछता है, ध्यान से देखिए, मैं तो एग्जाम्पल ही सीधे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में आप कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे उसने बोला है Mn CO का होल 6, पहला। दूसरा कह रहा है Mn CO का होल 6 -1। तीसरा कह रहा है Mn CO का होल 6। बोल भाई, कुछ समझ में आया? तो यदि इसमें पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, ये पूछा है उसने CO बॉन्ड। अब जरा बताइएगा सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ मैक्सिमम होगा सिनर्जिक इफेक्ट। और यहाँ तो ये खुद ही बेचारी मेटल गरीब है, भिखारी है, मरी जा रही है पॉजिटिव चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉन कम देना चाहेगी, यदि कम डोनेट करना चाहेगी तो हम कहेंगे यहाँ मिनिमम होगा सिनर्जिक। और सिनर्जिक इफेक्ट जितना ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी यानी उतनी कम, और ये जितना कम CO बॉन्ड उतनी इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ एरिया CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो ऑर्डर पूछ रहा है क्या होगा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? मैं इनको नंबर दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे ज्यादा किसमें होगी बॉन्ड लेंथ? CO की। उल्टा लिख दिया यार थोड़ा सा, है ना? सिनर्जिक इफेक्ट क्या करता है भैया? बॉन्ड लेंथ को घटाता नहीं था, बॉन्ड लेंथ को बढ़ाता। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बताइए जरा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ बेटा किसमें होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सेकंड वाले। सेकंड के बाद कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो हमें देखने को मिलेगी, मतलब सबसे ज्यादा डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ मिलेगा, सबसे कम मिलेगी, तो किसमें मिलेगी? तीसरे। अब यदि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता देंगे, कंफ्यूज मत होइए। देख लीजिए, सिनर्जिक इफेक्ट क्या करता है? CO की बॉन्ड लेंथ को घटाता है। तो जितना ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट होगा CO की बढ़ाता है, CO की बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा सिनर्जिक इफेक्ट कहाँ है? यहाँ पर। तो सिनर्जिक इफेक्ट ज्यादा, CO बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ज्यादा होगी। यही मेटल कार्बन बॉन्ड की पूछता तो घट जाती है। जितना ज्यादा सिनर्जिक CO बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, जितना कम सिनर्जिक CO बॉन्ड लेंथ उतनी। तो ये कहलाता था सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बात समझ में आई है? ये है बेटा बॉन्डिंग इन मेटल। यदि इसमें कोई चीज हमें ध्यान रखनी है तो बस वो सिनर्जिक इफेक्ट की यूज क्या है ये ध्यान रखना है। ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो देता है वो किससे देता है? सिग्मा से। इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो किसमें लेता है? पाई एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देता किससे है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। बस इतना आपको याद है। अब यदि पूछा जाए ये पाई बॉन्ड कौन सा पाई बॉन्ड है, तो आप इसे बोलेंगे DXY DYZ DZ से D एंड पाई स्टार पाई बॉन्ड, यानी D की ओवरलैपिंग हो रही है किसके साथ? पाई स्टार के साथ। तो इसे हम D पाई स्टार ओवरलैप भी कह सकते हैं। देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो। ये थी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। इसी के अंदर हमें मिला है सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। इतना आपके सबसे ज्यादा काम का था, ये हमेशा याद रखें। और इसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आपने मेटल कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा और दूसरी चीजों के बारे में पढ़ा। बस एक लास्ट छोटी सी चीज है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ। चलिए बस एक लास्ट छोटी सी चीज है और वो है एप्लीकेशंस ऑफ।
कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन, इनके एप्लीकेशंस देखने हैं कोऑर्डिनेशन के, इन्हें कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है बेटा, मेडिसिन में बहुत यूज होता है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्सेस का, जैसे सिस्प्लेटिन है, कैंसर की थेरेपी या कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इसकी यूजेस एंड एप्लीकेशंस हम देखेंगे, आज नहीं अगली क्लास में। बस एक क्लास और लूंगा मैं आपकी 30 मिनट से 45 मिनट के बीच की, और आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब 2 वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूंगा, परेशान मत होइए, एग्जाम की डेट वैसे भी कुछ फिक्स नहीं हो पा रही है, मैं कोशिश करके आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंपाइल करने की कोशिश करूँ। परेशान आप मत होइए, मैसेजेस मत करिए बार बार कि सर ऐसा है सर वैसा है। जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लेंगे अपने आप सब तैयार हो जाएगा बेटा। अब ऐसा कोई चैप्टर जिस ऑर्गेनिक के लिए आप परेशान हो रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिक मैंने आपको मैकेनिज्म में करा दी है, सारे क्वेश्चन उससे आएंगे। कुछ नेम रिएक्शन है, आप यूट्यूब से वीडियो देख लीजिए पढ़े हुए, फिर भी मैं आपको कराऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, आज केवल यहाँ तक।